हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। होप्सो कि आप लोगों को अब तक जो क्लासेस मैंने रिकॉर्ड की हैं, जो लेक्चर्स मैंने ऑनलाइन आपके लिए डाले हैं, वो आपने देख लिए होंगे। पार्ट बी क्लास 12 चैप्टर 1 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। और आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन करंट एसेट्स की मेजर हेड जो एज ए बैलेंस शीट का है, और उसमें सब हेड्स कौन कौन से आते हैं, P4NDLO। मैंने आपको याद करवाया था P4NDLO, वो आपने देख लिया होगा। और उस लेक्चर को अगर आपने देख लिया है तो ये लेक्चर आपके लिए तभी फायदेमंद हो सकता है। अदरवाइज आप पहले उस लेक्चर को देखिए और फिर इस लेक्चर पर आइए। ठीक है। और इससे पहले के लेक्चर भी अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर आपका एग्जाम में 3 से 4 नंबर का मैक्सिमम पूछा जाता है। और इस चैप्टर का क्वेश्चन 101% आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज हम बात करेंगे करंट एसेट्स के बारे में। उससे पहले छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और ये जितने भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ऑल जो कॉमर्स पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, या नेट का एग्जाम होता है, उनके लिए भी क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास 12 स्पेसिफिकली क्लास है, इसको डाउट ही नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी इसमें काफी बेनिफिट मिलेगा यदि इन क्लासेस को भी वो लोग देखते हैं। ठीक है। चलिए इस क्लास को शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग में मैं जब कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा एक बार स्क्रीन में मेरी आवाज और वॉइस आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। होप्सो को आप होप्सो कि आप लोगों को मेरी आवाज समझ में आ रही है, क्लियरिटी भी है। चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ करंट एसेट्स के बारे में। आज का टॉपिक जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, अबाउट द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। और करंट एसेट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें जो एक्रोनियम आपको याद करना वो क्या है, CIT CS। सिट सो आप ऐसे बोल दें, सिट सो या CITC सो। ठीक है। तो ये 6 सब हेडिंग है। एक्चुअल में क्या है, ये 6 सब हेडिंग है। आइए इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसने थोड़ा सा एक पॉइंट समझाने की कोशिश की, जो हमने करंट लाइबिलिटीज के दौरान भी पढ़ा था, कि वो सारी एसेट्स क्लासिफाइड विल बी एज करंट एसेट्स, जो कि या तो आपको एक्सपेक्टेड और रियलाइजेबल हो और सेल के लिए रखी गई हो, या कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में वो जो है कंज्यूम्ड हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स बोलेंगे। या फिर प्राइमरी पर्पज क्या है इनका, ट्रेड करना। या फिर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट। ये तीनों में से यदि कोई भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसे हम करंट एसेट्स के तौर पे कंसिडर करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स कहेंगे। तो क्या आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को मैं दोबारा दोबारा रिपीट करूं उससे अच्छा आप प्रीवियस क्लास में जरूर देख लें। वैसे ऑपरेटिंग साइकिल होता पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल होती क्या है। एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स for processing and their realization in cash and cash equivalents, where the normal operating cycle cannot be identified. It is assumed to have a duration of 12 months। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है, आपको उसका मीनिंग याद रखना है। इसमें मैंने आपको दो छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश की, आप उनके ऊपर जरा फोकस जरूर करिएगा। पहली बात, ठीक है, कंडीशन आप मान लीजिएगा, अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स है, एंड ट्रेड रिसीवेबल पीरियड्स लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स है, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स है, तो दे आर टू बी स्पेसिफिकली क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स। ठीक है। दूसरा, अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है, मोर देन 12 मंथ्स है, एंड ट्रेड रिसीवेबल पीरियड्स लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, तो भी आप इसे क्या मानेंगे, मोर देन 12 मंथ्स है, और ये लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, तो भी आप इसे क्या कहेंगे, करंट एसेट्स कहेंगे। तीसरा आपको याद रखना है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है एंड ट्रेड रिसीवेबल पीरियड मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, तो आप इसे नॉन करंट एसेट्स के तौर पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसके आधार पर मुझे बताइएगा। ऑपरेटिंग साइकिल मंथ और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन या ट्रेड रिसीवेबल पीरियड, ये 9 मंथ्स की है, ये 8 मंथ्स की है। दोनों दोनों लेस देन 12 है, तो इसे क्या कहेंगे, करंट एसेट्स। ये मोर देन 12 मंथ्स है और ये लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, तो इसे क्या कहेंगे, करंट एसेट्स। ये लेस देन 12 मंथ्स है और ये भी लेस देन 12 मंथ्स है, तो इसे क्या कहेंगे, करंट एसेट्स। ये लेस देन 12 मंथ्स है, बट ये क्या है,
मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, मोर देन ऑपरेटिंग, अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज्यादा हो लेकिन 12 मंथ से भी ज्यादा हो तो उस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से बड़ा हो और ट्रेड रिसीवेबल पीरियड जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से बड़ा हो, और एज वेल एज ग्रेटर देन क्या हो, 12 मंथ्स, ग्रेटर देन क्या हो 12 मंथ्स, तो भी आप इसे नॉन करंट एसेट्स ही मानेंगे। ठीक है, तो भी आप इसे क्या मानेंगे, नॉन करंट। इसी का एग्जाम्पल था। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो है 12 महीने से हालांकि छोटा है, ठीक है, और ये 12 महीने से बड़ा है, तो उसमें आप एक छोटी सी एडिंग और ऐड कर लें। अगर ये इससे बड़ा है या इससे ये छोटा है 12 महीने से, ठीक है, 12 महीने से छोटा, लेकिन ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से बड़ा हो इन द केस ऑफ 12 मंथ्स, अगर वो 12 मंथ से बड़ा है तो, अगर इसे छोटा है तो ये 12 मंथ से बड़ा होगा, तो भी आप इसे नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में ही ले जाएंगे। चलिए, अब देखिए ये है हमारा 14 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये है 16 मंथ्स का, तो ये नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ये 24 है, ये 20 है, ठीक है, ये क्या है 12 महीने से बड़ा है, और ये क्या है से बड़ा है, ये भी नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। ये 10 महीने का है और ये 12 महीने का है, ये दोनों के दोनों इक्वल टू और लेस देन 12 महीने है, तो इसको हम करंट असेट्स की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से रखा जा सकता है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। चलिए, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये बात करते हैं पहली सब हेडिंग के ऊपर। पहली सब हेडिंग है हमारी क्या, करंट इन्वेस्टमेंट्स। पहली सब हेडिंग क्या है हमारी, करंट इन्वेस्टमेंट्स। नाउ व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि बेसिकली आपने लेस देन 1 ईयर के लिए किया है, लेस देन 1 ईयर के लिए किया है, इसे बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। सो करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट्स which are held for converted into cash within a short period or within 12 months from the date of their purpose। they are classified into, इनमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। अगर ये सब आ जाए और क्लासिफाइड ना हो भाई कितने महीने के लिए, तो इनको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। अदरवाइज ये बताया गया हो कि दीज आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स को कई बार हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज के तौर पे भी जान लेते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको याद रखना है, ये भी हमारे करंट इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट माने जाते हैं। इन्वेंट्रीज क्या होती है, ये इन्वेंट्रीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, इन्वेंट्रीज बेसिकली क्या है, एक प्रकार का स्टॉक है। इन्वेंट्रीज क्या है, एक प्रकार का स्टॉक है, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक। स्टॉक एक जो है लोअर टर्म है, ठीक है, लोअर टर्म है, छोटी टर्म है हमारी, और ये जो एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें हमारा बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक हेल्ड फॉर पर्पज ऑफ ट्रेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्रीज में हम क्या क्या शामिल करते हैं, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। रॉ मटेरियल्स हमारा क्या है, इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोग्रेस को ध्यान में देखिएगा, आपके पास मैंने इससे पहले नॉन करंट एसेट्स पढ़ाई थी, उसमें आपको एक हेडिंग थी हमारी P4। P4 के अंदर एक पॉइंट आया था हमारा PICI। PICI में सी था हमारा क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो है एक सब सब हेडिंग है। जबकि वर्क इन प्रोग्रेस अगर खाली आया तो क्या है, ये एक इन्वेंट्री का पार्ट है, फिनिश गुड्स। ठीक है, इसके अलावा हम क्या क्या शामिल करते हैं, इसके अलावा हम शामिल करते हैं, करिएगा, इसके अलावा हम क्या शामिल करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एक्वायरिंग फॉर द ट्रेडिंग पर्पज, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, गुड्स टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट, ये सब हम किस में शामिल करते हैं, इन्वेंट्री में शामिल करते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, एक मिनट होल्ड करिएगा। लगता है कुछ चला गया आज। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट
receivable on amount of sale of goods and services rendered by the company in the normal course of business। जब कोई कंपनी गुड्स बेचती है, ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान यानी ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान सर्विसेज देती है, तो उस दौरान जो हमारे डेटर्स बनते हैं, तो उन डेटर्स से जो पैसा हमें मिलना होता है, या दे आर कन्वर्टेड इनटू टर्म्स ऑफ बीआर, उनसे जो पैसा मिलना होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल होता है। दे आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स इफ द अमाउंट इज एक्सटेंडेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 पीरियड्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कहता है दे आर क्लासिफाइड एज करंट असेट्स इफ द अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन द 12 पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो ये क्या कहलाएंगे, करंट एसेट्स कहलाएंगे। अगर ये 12 महीने से ज्यादा हो, मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हमने नॉन करंट एसेट्स पढ़े थे, ट्रेड रिसीवेबल अगर ग्रेटर देन 12 मंथ्स के बाद रिसीवेबल हो और आउट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो, यानी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद में रिसीवेबल हो, तो इनको हम क्या कहेंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स। क्या कहेंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स। ध्यान रखना आपने इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपसे इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, इसमें दो ही एलिमेंट आते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी शोन अंडर द शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑन द इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इसको हम कहाँ दिखाते हैं, करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाते हैं। हालांकि आपको याद होगा जब हम पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते थे या इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बनाते थे, तो डेटर्स में से लेस करके दिखा देते थे, लेकिन इसको अब सेपरेटली हमें कहाँ दिखाना है, करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिखाना है। तो उसको याद करके आप इसको गलत मत कर दीजिएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, वो पैसा वो पैसा जो कि इन हैंड है, जो कि इन हैंड है या विद इन द बैंक है, चेक्स ड्राफ्ट्स के फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में है, या किसी अदर स्पेसिफिक नेचर के फॉर्म में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, बैलेंस विद बैंक, चेक ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश इन हैंड एंड अदर्स इन स्पेसिफिक नेचर। इंटरप्रिटेशन के तौर पे बात करें तो इन्वेस्टमेंट हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ्स बट नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन शैल बी क्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट डेट इज इररिलेवेंट। उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस शीट डेट, मतलब उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानते हैं। किसका पार्ट मानते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ बट लेस देन 12 months from the date of acquisition shall be shown as current investment, और current investment is to be considered under the कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हालांकि हमने करंट इन्वेस्टमेंट की अलग एडिंग रखी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वी इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही शामिल किया जाता है। ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक्स फॉर मोर देन, फॉर एग्जांपल फॉर अनपेड डिविडेंड shall be separately stated not to be evaluated। ठीक है, ये हमने इवैल्यूएशन के पर्पस से शामिल नहीं करना। ईयर मार्क्ड बैलेंसेज विद बैंक, फॉर एग्जांपल अनपेड डिविडेंड, यानी कि ये वो बैलेंस है जो बहुत शीघ्रता से हमें पेमेंट जिनकी कर देनी है या जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ईयर मार्क बैलेंसेज विद बैंक्स। ये जो अनपेड डिविडेंड है, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ गलत लग रहा है, इसको आप यहाँ पर एक बार इग्नोर करिएगा। यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं, जैसे बैंक में पैसा जो हमारा जमा है ना, बैंक में जो पैसा हमारा जमा है उसको हम बोलते हैं मार्क बैलेंसेज विद बैंक, जो विदाउट एनी लॉस कैश में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है। थर्ड पॉइंट है बैलेंसेज विद बैंक्स टू एक्सटेंड हेल्ड एज मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोइंग्स गारंटीज अदर कमिटमेंट शैल बी डिस्क्लोजर सेपरेटली। ये भी हमारे यूनिवर्सिटी के पर्पस से यूज नहीं होता। एंड बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली अंडर दिस हेड। ये जो है पॉइंट फोर्थ, थर्ड और सेकंड, इसको आप एक बार इग्नोर करिएगा, ये हमारे एवोल्यूशन के प्रोसेस से शामिल नहीं होते हैं। और इनमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डाउट भी है कि ये हमारा कैश एंड कैश में आता है नहीं आता। क्यों क्यों डाउट है, क्योंकि अनपेड डिविडेंड एक प्रकार की हमने क्या पढ़ी थी, करंट लायबिलिटी पढ़ी थी, और ये अदर करंट लायबिलिटी का हेड होता है। ठीक है, बैलेंस विद बैंक टू द एक्सटेंट हेल्ड एज मार्जिन मनी, सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरोइंग्स, गारंटीज, अदर कमिटमेंट शैल बी डिस्क्लोजर सेपरेटली। क्योंकि ये हो सकता है कि भाई जो है ये पैसा हमने रखा एज एन एडवांस, तो एडवांस में रखा गया पैसा हमारा एक प्रकार से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का पार्ट हो सकता है, तो इसको हमने कैश एंड कैश में शामिल नहीं करना है। और सब बैंक डिपॉजिट मोर देन 12 मंथ्स अगर है, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा हमारा।
ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा, तो उसको भी हम करंट कैश एंड इक्विटी में शामिल नहीं करेंगे। तो ये आपको मे भी यहाँ मिस प्रिंट हुए हैं, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। आपको याद रखना है कि हमारा कैश एंड कैश इक्विटी में ये पॉइंट शामिल होता है, और करंट इन्वेस्टमेंट को हम कैश एंड कैश इक्विटी में शामिल करके चलते हैं। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पर इग्नोर करें। होप सो कि ये शायद गलत ही प्रिंट हुआ है। बाकी इसको मैं क्लैरिफाई करके आपको क्लियर कर दूंगा। ये तो क्लियर है कि आपको अनपेड डिविडेंड मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, अनपेड डिविडेंड आपको मैंने पढ़ाया था करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में, तो ये गलत ही प्रिंट हुआ है, इसको आप यहाँ से इग्नोर करें। चलिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे चलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, these are the loans and advances which are expected to be realized within 12 months from the date of balance sheet or within operating cycle period। तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में डाले जाएंगे। अदर करंट एसेट्स क्या होती हैं स्पेसिफिक नेचर के तौर पे, दिस इज ऑल इंक्लूसिव हेडिंग्स व्हिच इनकॉर्पोरेट्स करंट एसेट्स that do not fit into any other assets categorized such as prepaid expense, dividend receivable, interest accrued on investments और एडवांस टैक्सेस। ये सब क्या हमारे अदर करंट एसेट्स के पार्ट है। क्या ये अदर करंट एसेट्स के पार्ट है? ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन अबाउट द करंट कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कमिटमेंट्स टू बी टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, एंड ये इवोल्यूशन के पर्पज से भी हमारी नहीं आती है। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में क्या आता है, ये वो लायबिलिटीज विच हैव नॉट अराइजन बट मे अराइज अपॉन द हैपनिंग ऑफ a certain event। In the other words, liabilities itself is uncertain, it may or may not involve the payment of money, so amount of contingent liabilities never shown in the balance sheets, these are always stated in notes to accounts below the balance sheet। For example, प्रपोज्ड डिविडेंड, फॉर एग्जांपल क्या है हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड को हम बेसिकली यहाँ पर शामिल करके चलते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या शामिल होते हैं हमारे पास। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में शामिल होते हैं क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एट डेट्स, bills receivable discounted from bank and not yet due for payment, proposed dividend for current year, guarantee given by the company, other money for which the company is contingently liable। Claim against company not acknowledged at debts, bills receivable discounted from the bank for yet due for payment, proposed dividend for current year, guarantee given by the company and other money for which the company is contingently liable। ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में हमारा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का पार्ट है। जब हम अदर करंट लायबिलिटी अदर नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ते हैं उस वक्त कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कस आता है। होप सो ये गलत प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट ऊपर होना चाहिए था हमारा, और ये प्रिंट हो गया हमारा अदर करंट एसेट्स के साथ, है ना। और इसीलिए ये पॉइंट भी हमारे क्या है, गलत है। ईयर मार्क बैलेंसेज विद बैंक होना चाहिए, ईयर मार्क बैलेंसेज विद बैंक होता है, बट उसको हम अनपेड डिविडेंड के तौर पे नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स क्या है, कमिटमेंट्स इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट perform a particular activity at a certain time in future under certain circumstances। Commitment shall be classified as जैसे estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided, उसे हम commitments बोलेंगे। Uncalled liability on shares and other investment partly paid share, ये भी क्या है हमारा commitment है। Other commitments such as arrears of dividend on the cumulative preference share, ये भी हमारा क्या है commitments है। तो ये आपको याद रखना है, जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है कमिटमेंट्स है उनको बैलेंस शीट में हम प्रेजेंट नहीं करते। आइए कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देख लेते हैं। नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर व्हिच एसेट साइड ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। तो हमने एसेट साइड में दो पॉइंट पढ़े थे, एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। ठीक है, तो वही आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर हमने पढ़ा था नेम द सब हेडिंग्स एंड व्हिच नॉन करंट एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड। तो इसमें हमने बात की थी किसके बारे में, P4 NDL ओ के बारे में। ठीक है, एनडीएलओ के बारे में। तो पी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एन मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। ठीक है, नेट में लेके चलेंगे इसको, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। आपको बताना है बैलेंस शीट में, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उनमें इन आइटम्स को कहाँ कहाँ प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले सन्नी डेटर्स कहाँ आते हैं, सन्नी डेटर्स आते हैं हमारे करंट एसेट्स के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल में। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स कहाँ आते हैं हमारे, उन करंट एसेट्स में आते हैं। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स का ये पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, शेयर्स इन द डीसीएम लिमिटेड,
ठीक है, डीसीएम, दिल्ली क्रॉस लिमिटेड में हमने शेयर्स को क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट किया तो ये हमारा नॉन करंट एसेट्स है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ये पार्ट माना जाएगा। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स और ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। ठीक है। एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, एडवांस रिकवरेबल है, रिकवरेबल है तो करंट एसेट्स हो जाएगी हमारी, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का ये पार्ट माना जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का ये पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये हमारा करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स का पार्ट माना जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में हम इसको शामिल करके चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन, आप इसे एक बार देख सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन आपने बेसिकली जो है पढ़ने हैं, करने हैं। ये एग्जामिनेशन नोट्स हैं, यानी अगर आप मान लीजिए पूरी बैलेंस शीट को रिवाइज नहीं करते हैं, पूरे टॉपिक को रिवाइज नहीं करते, तो आप ये एग्जामिनेशन नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आपको करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है, एक ऐसी समरी के तौर पे कि जिससे आपके ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। तो आप इसको एक बार जरूर देखेंगे। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास रखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 11 से। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 से रखेंगे, जिसमें कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जो ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को हम बेसिकली पढ़ेंगे। और उसके बाद ये हमारा चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एक पार्ट हमारा इसमें बचेगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर करके देख लें। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 9671925624, और या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स देखकर जब नेक्स्ट क्लास लूँ तो उनका रिप्लाई कर सकूं। ठीक है। और मैं आपको फिर बता दूं, ये क्लास उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं पीजीटीज कंपटीशन एग्जाम लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको भी इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस क्लास के अंदर बेसिकली आपसे मैंने करंट एसेट्स के बारे में डिस्कस किया, और उसमें आने वाले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो होप सो कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए कि वो इन क्लासेस को जरूर वॉच करें और उन तक इन क्लासेस को पहुंचाइए। आपका शेयर सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं आपके लिए और बेहतर क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।